नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और क्लास 11th की ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है उसको हमने शुरू कर दिया था और उसका एक लेक्चर हम पढ़ भी चुके हैं। उस लेक्चर में हमने ये देखा कि ज्योग्राफी जो है वो किस प्रकार से अपना आपको स्थायित्व या अस्तित्व में लाती है, ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इन ढेर सारे मुद्दों पर हमने बात की। और हमने ये देखा कि ज्योग्राफी जो है उसके क्षेत्र क्या है, यानी किस सब्जेक्ट को लेकर ज्योग्राफी अपने आप को एक पहाड़ के रूप में विस्तृत और विशिष्ट बना पाया। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले लेक्चर में की है। क्लास 11th में मैंने आपको बताया आपकी दो किताबें चलती हैं, पहला भौतिक भूगोल और उसके सिद्धांत चलती है, दूसरा भारत का पर्यावरण चलती है। पर्यावरण वाली बुक आपकी छोटी है, उसके अंदर 7-8-6 लेसन के आसपास हैं। और जो अभी हम जो बुक शुरू किए हुए हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को खोल के रख देती है। और इसका पहला चैप्टर जो भूगोल है उसका विषय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और उसका दूसरा लेक्चर आज हम देखेंगे कि भूगोल जो वास्तव में किन किन सब्जेक्टों से इंटरलिंक है, यानी भूगोल का दूसरे सब्जेक्टों से कैसा टचिंग है, ये हम देखेंगे। क्योंकि भूगोल किस प्रकार से अपने आप को अस्तित्व में लाकर किन किन सब्जेक्टों को साथ लेकर, किन किन विषयों को साथ लेकर भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन गया। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल एक विषय के रूप में दूसरा जो लेक्चर है उसमें पढ़ने वाले क्या है हम। तो उसमें चैप्टर जो हमारा सेकेंड है उसमें हम आज पढ़ने वाले भूगोल एक समाकलन विषय है। जानेंगे कैसे, क्योंकि भूगोल समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। समाकलन का मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग। समय, सम का मतलब समय, टाइम। काल, जो काल, कल शब्द काल के लिए, टेंस को हम काल कहते हैं, काल का समय। तो भूगोल समय के अकॉर्डिंग समय समय पर चेंज होता रहता है। आप कहोगे भूगोल कैसे चेंज हो जाएगा सर, पहाड़ है वो तो पहाड़ ही रहेगा। नहीं, पहाड़ धीरे धीरे घिसता जाता है। जैसे दो पहाड़ों के मैं आपको उदाहरण दूं, अरावली पहाड़, अरावली जो पर्वतमाला है जो गुजरात के खेड़ब्रह्म से निकलती है और दिल्ली की रायसीना की जो पहाड़ी हैं, राष्ट्रपति भवन, वहां तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। यूं पहाड़ों की लहर है जो लंबी चल रही है लगभग 692 किलोमीटर तक। वो धीरे धीरे घिसती जा रही है, अवशिष्ट होती जा रही है, सबसे पुरानी है। और हिमालय अभी कुछ समय पहले बना, अरावली के बहुत बाद में बना, तो विस्तृत रूप में खड़ा है। तो अरावली घिसती जा रही है, जबकि पुरानी कौन है, अरावली। अब नाम सुनते ही हिमालय तो सबको समझ में आ जाता है, यार हिमालय तो बड़ा ही होगा, हिमालय है, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं हिमालय बोलती। अरावली थोड़ा सा ऐसा बुझा बुझा नाम लगता है, जबकि अरावली बहुत पुराना है। अरावली पर्वतमाला, अरावली, अरी का मतलब होता है पर्वत। एक अरी वो शत्रु होता है, वो अलग वाला अरी। ये अरी यानी पर्वत। अवली मतलब लाइन, जैसे दीपावली दीपों की लाइन होती है, वैसे ही अरावली का मतलब होता है पर्वतों की लाइन। और ये बहुत लंबी बनी हुई है पर्वतों की लाइन। तो भूगोल समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है और चेंज होता रहता है। स्थान भी अपने आप में चेंज होते रहते हैं। जैसे एक स्थान ऐसा है जहाँ अभी खेती नहीं हो रही है और कुछ समय बाद वहाँ खेती वेती होने लग जाती है। तो समय के अकॉर्डिंग भूगोल में चेंजेस आते हैं, इतिहास में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? जैसे मैंने खींच के किसी के चाटा मारा और कुछ समय बाद कोई कहे कि नहीं मारा, वो रिकॉर्ड हो चुका, वो स्थायी हो चुका, वो सच हो चुका। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो तो स्थायी हो जाता है, भूगोल स्थायी नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। अब एक शानदार उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज अगर गर्मी है तो 6 महीने बाद क्या गर्मी रहेगी? नहीं, सर्दी आ जाएगी। क्या सर्दी स्थायी हो जाएगी? नहीं, मौसम चेंज हो जाएगा। तो मौसम चेंज होता रहता है, सर्दी गर्मी बरसात ये सब आते रहते हैं। ठीक है, भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है क्योंकि प्रकृति से टच है। भूगोल जब खड़ा हुआ ना, तो जैसे हम चलना सीखे ना, तो मम्मी पापा की अंगुली पकड़ के चलना सीखे, वैसे ही भूगोल है ना धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ सब सब्जेक्टों को साथ लेके कॉपी कर करके एक संपूर्ण भूगोल बन गया। भूगोल धीरे धीरे क्या करता था, प्रकृति से जो भी चीज मिलती है उसका अध्ययन करता और धीरे धीरे उन अध्ययनों को समावेश करके उनको इकट्ठा करके और अपने आप को एक भूगोल बन पाए। तो हम ये भी देखेंगे भूगोल एक समाकलन विषय कैसे है, भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान कैसे है, और भूगोल सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार इंटरलिंक यानी जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान, अब भूगोल में हम समाज का भी अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे समाज का अध्ययन कैसे करते हैं? भूगोल तो पहाड़ पर्वत नदियां बनावट संरचना ये सब अध्ययन करता है। बिल्कुल करते हैं। सामाजिक विज्ञान से इसका लिंक इसलिए है, इसका कनेक्शन इसलिए है क्योंकि समाज कहाँ रह पाएगा, पहाड़ों के अंदर तो समाज मुश्किल से रह पाता है। तो वहाँ के लोगों के साथ क्या समस्याएं आती है? ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में लोग रहते नहीं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती है।
तो इन समस्याओं का जो भूगोल है सामाजिक विज्ञान का साथ लेकर अपना अध्ययन पूरा करता है। तो ये एक बहुत बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन आपके हर साल पूछा जाता है और ये 12th में भी काम आएगा आपके, इसलिए इस पे इतना फोकस हम कर रहे हैं। भूगोल एक समाकलन विषय है, भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है, भूगोल का अन्य सब्जेक्टों से क्या कनेक्शन है। ये सवाल निबंधात्मक की तरह, जिसको आज हम पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और समझते हैं कि वास्तव में भूगोल जो है किस प्रकार समाकलन है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भूगोल एक समय के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला विषय है। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनसे हम देखेंगे। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषण का मतलब क्या है? संश्लेषणात्मक का मतलब है भूगोल निचोड़ करता है हर चीज का। जैसे कि कहीं झरना बह रहा है तो क्यों बह रहा है, हमने पिछले वीडियो में देखा क्यों, क्या और कैसे, तीन जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब कौन देता है? भूगोल। भाई ये क्यों बह रहा है, ये कैसे बह रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, सारे लॉजिकों, क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, क्या झरना क्यों बह रहा है और कैसे बह रहा है, इसके पीछे सारी लॉजिक जो होती है, इसके पीछे सारे जो रहस्य होते हैं उनका पता कौन लगाता है? उनका पता भूगोल लगाता है। कौन लगाता है? क्योंकि भूगोल संश्लेषण करता है, यानी सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल देता है कि इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मैं कहूँ बारिश आ रही है, सुबह से मैं भीग रहा हूँ, अब मैं भूगोल लेता हूँ, आप भूगोल लेता है, आप सुबह से भीग रहे हैं, अब आप पता नहीं लगा रहे हैं बारिश क्यों आ रही है, लेकिन भूगोल के आप विद्यार्थी हैं और भूगोल को वास्तव में समझते हैं और वास्तव में जीते, तो हमें पता लगाना चाहिए कि बारिश क्यों आती है। समुद्र जो होता है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें जैसे ही समुद्र पर गिरती है तो पानी गर्म होता है। जैसे ही कोई चीज़ गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर वो ऊपर उठती है, ऊपर उठती है जैसे ही तो वहाँ पे ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वो वापस इस प्रकार से पृथ्वी पर गिरना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को हम संवहन प्रक्रिया कहते हैं। और जो बूंदाबांदी जो बारिश आ रही है उसको हम वर्षा कहते हैं। संवहन प्रक्रिया से बारिश होती है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे हम किसी भी एक बावेल जो होता है या फिर भगोनी जो होती है चाय बनाते हैं, उसमें पानी गर्म करो या चाय बना रहे हैं या हम कपड़े सुखाने, थोड़ी देर में वो सूख जाते हैं कपड़े, या फिर हम भगोनी में कुछ चढ़ाया हुआ है, थोड़ी देर में उसका वाष्पीकरण होता रहता है, धीरे धीरे भाप निकलती रहती है। वैसे ही कपड़े जब सूख रहे हैं तो कपड़ों से भी पानी जो है वाष्पीकरण यानी वाष्प यानी हवा के रूप में ऊपर चला जाता है। तो फिर कहाँ गया वो ऊपर जाके छा जाता है और फिर उससे बादल बनते हैं, बादल बन के फिर बारिश होती है। तो ये संवहन प्रक्रिया से क्या होती है, हमारी बारिश होती है, वर्षा होती है। तो इन चीज़ों का पूरा संश्लेषण कौन करता है? भूगोल करता है। आगे देखिए, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास व कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है, क्या करता है? प्रत्येक क्षेत्र के बारे में ज्ञान करता है, प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करता है। बिहार हमसे अलग कैसे, राजस्थान हमसे अलग कैसे, भारत में इतनी विविधता है फिर भी भारत एक कैसे, ये सारा अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। साथ में किसको ले रहा है? इतिहास को ले रहा है। जो घटनाएं कालिक समय अनुसार संश्लेषण का प्रयास करता है। इतिहास में जो घटनाएं घट चुके, कहीं भूकंप आया, काफी समय पहले एक भूकंप आया, काफी समय पहले एक ज्वालामुखी फट गई, काफी समय पहले बाढ़ आई, उस समय वो समय क्या था, घटना क्या हुई और स्थान क्या था, ये सारा संश्लेषण जो है कौन करता है? भूगोल। यानी मोटे मोटे तौर पर भूगोल समय के अकॉर्डिंग संश्लेषण करता है और इतिहास को साथ लेकर करता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके उपागम, उपागम का मतलब है साधन, उपागम का मतलब क्या है? साधन। ठीक है, इसके साधन की प्रकृति, प्रकृति का मतलब जो इसको लेके चलती है, समग्रात्मक होती है, यानी समय के अनुसार गति करती है। समग्रात्मक का मतलब समय के अनुसार गति होती है। इस तथ्य यानी आंकड़े को मानता है कि विश्व परस्पर निर्भर तंत्र है। ये क्या कहना चाहता है कि भूगोल के अध्ययन के जो साधन है वो गति करते रहते हैं। जैसे पहले हमने क्या किया कि चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है या फिर बारिश आ रही तो हम सोचते हैं ऊपर कोई बैठा है, उनकी अगरबत्ती करने से बारिश हो जाती है, अपन यही सोचते थे। अपन क्या, जो नहीं जानता था हर व्यक्ति यही सोचता था। लेकिन भूगोल ने धीरे धीरे अन्वेषण यानी खोज की, धीरे धीरे रहस्यों का पता लगाया, धीरे धीरे जो जिसे झूठ हम कहते हैं, मिथक जिसे हम कहते हैं, उस मिथक से पर्दा हटा और सच सामने आने लगा कि बारिश तो संवहन प्रक्रिया से होती है। ऐसा नहीं कोई बैठा है और वहां से मोटर चालू कर देता है या बटन दबा देता है और बारिश होना शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो समय के अनुसार भूगोल ने क्या किया, गति किया। पहले भूगोल ही कह रहा था कि वास्तव में कुछ ऐसा है जिससे बारिश होती है, फिर भूगोल ने ही कहा संवहन प्रक्रिया से बारिश होती है। तो भूगोल धीरे धीरे, पहले भूगोल ने कहा कि पृथ्वी जो है अंदर से अलग अलग रूप बताए, फिर कहा पृथ्वी अंदर से लिक्विड है,
पृथ्वी अंदर से गर्म है, वायुमंडल में ये हवाएं होती है, ये सारी बातें गति करती रहती है। देखो ये जो गत्यात्मक शब्द आपको दिखाई देता है, समग्रात्मक का मतलब होता है समय के अनुसार भूगोल गति करता है और अपने साधन जो है, उसके अध्ययन के साधन जो है उनको चेंज करता रहता है। और ये इस तथ्य को मानता है कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, पूरा संसार जो है वो इंटरलिंक है, यानी जुड़ा हुआ है। जर्मनी, जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे एशिया पूरा महाद्वीप हो, चाहे अफ्रीका पूरा महाद्वीप हो, चाहे कोई सा भी कंट्री हो, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके जो रहन सहन है, खान पान है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, क्योंकि पूरा विश्व जो होता है एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो भूगोल को अपना अध्ययन समय समय पर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो भूगोल समय के यानी काल के, समय या काल के आधार पर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे अपने आप को बदल रहा है। पहले भूगोल संश्लेषण कर रहा है, फिर अपने साधनों को समय की गति के अकॉर्डिंग चेंज करता जाता है। इन दोनों पॉइंटों में आपको पकड़ना क्या है, भूगोल समय के अनुसार चेंज हो रहा है, कैसे संश्लेषण करता है पहले तो, फिर क्या करता है समय की गति के अनुसार अपने जो साधन होते हैं उनको चेंज करता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहले मानो कुछ और कर रहा है, फिर और कर रहा है, कुछ औद्योगिक कार्य में जुड़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, पहले खेतीबाड़ी करता है, फिर धीरे धीरे व्यापार में इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर वो व्यवसाय शुरू कर देता है, उद्योग शुरू कर देता है। तो समय के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। भूगोल का अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिकों में अंतरपृष्ठा संबंध है, यानी बिल्कुल सिंपल लाइन है। भूगोल जो है वो सामाजिक और प्राकृतिक जितने भी विषय चलते हैं, जैसे भूगोल का पर्यावरण से भी संबंध है। जैसे एक तुलसी का पौधा का हम उदाहरण लेते हैं, तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है, उसका अध्ययन हम पर्यावरण विज्ञान में करते हैं। किस में करते हैं, यानी तुलसी का पौधा है उसका अध्ययन किस में करेंगे। मैंने कहा माना कि एक तुलसी का पौधा है, ठीक है, ये एक तुलसी का पौधा है, इसका अध्ययन जो है वो तो हम किस में करते हैं, पर्यावरण विज्ञान में। तो भूगोल में जब अध्ययन आएगा तो साथ में कौन जुड़ जाएगा, पर्यावरण विज्ञान। यानी तुलसी का जो पौधा है उस पौधों का अध्ययन हम किस में करते हैं, वनस्पति विज्ञान में करते हैं उसको। ठीक है, पौधा जो होता है उसमें पौधा हमने लिया तुलसी का पौधा। अब तुलसी का पौधा जो है उसकी हम पूजा भी करते हैं, तो इसका अध्ययन हम करते हैं दर्शन शास्त्र में, या फिर पूजा पाठ विज्ञान में, दर्शन विज्ञान में। ऐसी कर्मकांडियों की कुछ अलग ही साइंस होती है, उसमें इसका अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का भी अध्ययन हो गया, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन हो गया। सिर्फ पौधा एक ही है तुलसी का, तुलसी का अध्ययन पहले तो हम वनस्पति विज्ञान में कर रहे हैं, फिर इसका हम दर्शन शास्त्र में कर रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो पौधा है वो किस मिट्टी में पैदा होता है। जलोढ़ मिट्टी चाहिए, या फिर दोमट मिट्टी चाहिए, या फिर चिकनी मिट्टी चाहिए, जिस मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं तो मृदा विज्ञान हो गया। तो सारी विज्ञानों को साथ लेकर अपना अध्ययन पूरा कर लेता है। प्राकृतिक विज्ञानों को साथ लेकर अपना अध्ययन समय के अकॉर्डिंग पूरा कर लेता है कौन, अपनी वाली भूगोल। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों को साथ कैसे लेता है। अब समाज में धारणा क्या है, तुलसी के पौधों को लेकर उसकी पूजा करना है, खेजड़ी की पूजा करना है, वट वृक्ष की पूजा करना है, और वृक्ष पौधे पेड़ सब आ रहे हैं, तो इनका अध्ययन किस में होता है, भूगोल। लेकिन ये सामाजिक चीजें भी तो हैं, तो इनका अध्ययन किस में होगा, भूगोल में। तो बहुत सिंपल बात है। पहले हमने देखा भूगोल संश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, समाकलन पढ़ रहे हैं, भूगोल समाकलन विषय कैसे। भूगोल पहले संश्लेषणात्मक तरीके से काम करता है, फिर गत्यात्मक तरीके से काम करता है, फिर प्राकृतिक और सामाजिक जो विषय होते हैं अंतरप्रष्ठा यानी उनको साथ लेकर चलता है। आगे देखिए, प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता का ज्ञान करना। यथार्थता का ज्ञात करना नहीं है, ज्ञान करना है, इसको सही कर लेना आप। ठीक है, प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता का ज्ञान करना। यानी चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, जो चीजें मिथक यानी झूठ चली आ रही है, जो रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालना। जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने कहा अंदर कुछ भी नहीं, अंदर जाओ अंदर से खोखली है। किसी ने कहा अंदर जाओ अंदर सोना पड़ा है ढेर सारा। जैसे जैसे मन में आया वैसे वैसे लोगों ने कह दिया। लेकिन सही तरीके से जो झूठ चल रहा था, जो मिथक चल रहा था, जो रहस्य छुपा हुआ था, उसका जो है धीरे धीरे जो भूगर्भ शास्त्री आए, एस्ट्रोनॉमी, जिसे सौरमंडल वालों ने सौरमंडल का अध्ययन किया, जियोलॉजी जो होती है उन्होंने भूगर्भ का अध्ययन किया, और धीरे धीरे पता चला कि पृथ्वी के अंदर वास्तविक रूप से है क्या। ऐसे ही सौरमंडल कैसे बना,
जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आकाशगंगा क्या होती है, तुच्छ तारा क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये जो यथार्थता का जो ज्ञान कराता है, सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है। और सारे सब्जेक्ट, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो किसी ना किसी चीज का हमें यथार्थ यानी जो सच होता है उसका ज्ञान हमें कराते हैं। भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ये हमने शुरू में बताया। भूगोल के जो तथ्य होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब आप कहेंगे कैसे होते हैं, तो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल यह है कि जैसे आज जनसंख्या मान लो, पहले 102 करोड़ थी, फिर 121 करोड़ के पार चली गई। एक स्थान पर आज 10 लोग रह रहे हैं। 20 महीने बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद जनगणना होती है हमारी। हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना। सबसे पहले जनगणना शुरू कब हुई, 1872 में। फिर कब हुई व्यवस्थित तरीके से, 1881 में। और फिर धीरे धीरे हर 10 साल में क्या होती है, भारत की जनगणना। पहले लॉर्ड मेयो वगैरह आए, फिर रिपन आए, इन सब ने भारत की जनगणनाएं कराई है। फिर आज हम व्यवस्थित, अपना देश आज़ाद होने के बाद हम व्यवस्थित जनगणना करते हैं। तो समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है किसी स्थान पर, लोगों को लेके, आवास को लेके। आज कच्चा मकान बना हुआ है, कल को आप सर्विस लग जाते हैं, पक्का मकान बन जाता है, आपकी नौकरी लग जाती है, तो फिर आप और बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, तो और अच्छा मकान बन जाता है। तो भूगोल जो है वो अध्ययन छोटे वाले मकान का करेगा, बड़े वाले का, दोनों का करेगा। लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या है, भूगोल का जो तथ्य है वो चेंज हो चुका है। पहले छोटा मकान, फिर बड़ा मकान। पहले एक स्थान पर 10 लोग रहते थे, अब इस स्थान पर 20 लोग रहते हैं। तो तथ्य भूगोल के क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। समय के परिपर्श्य, परिपर्श्य का मतलब होता है के बारे में। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ क्षेत्रीय परिपर्श्य, यानी क्षेत्र के बारे में, ठीक है, व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। एक उदाहरण भी दे रखा है कि भूगोल के आंकड़े चेंज कैसे होते हैं। पहले जब रेल नहीं चला करती थी, एरोप्लेन्स वगैरह या वायुयान नहीं चला करते थे, तो लोग पैदल भी जाया करते थे, सड़क वगैरह, बसें वगैरह नहीं चलती थी। लेकिन हम बस से उदाहरण ले रहे हैं। हमारे पास एक दूरी है 1500 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 1500 किलोमीटर। ए स्थान से बी स्थान तक हमें जाना है, 1500 किलोमीटर की दूरी है। बहुत खतरनाक दूरी है, पैरों में छाले हो जाते थे पहले, लेकिन अब तो बस है, रेल है, टिकट आप लेते नहीं है तो आराम से जा सकते हैं। ए स्थान बी स्थान तक जाना है, यानी कि हम इनको राज्य बना देते हैं। अरुणाचल प्रदेश से आपको बिहार जाना है, दूरी हमने काल्पनिक मानी है 1500 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब भूगोल ये कहता है कि सड़क मार्ग से जो व्यक्ति बस द्वारा, टेम्पू द्वारा या फिर बाइक द्वारा कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश से बिहार जाता है तो उसको 24 घंटे लगते हैं। भूगोल ने ये लिख दिया, ये तथ्य फिक्स हो गया, संश्लेषण करके पूरा छानबीन करके लिख दिया। अब भौगोलिक तथ्य बदलते रहते हैं, हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग गति करते हैं और उनमें चेंज आता है। कैसे आता है, फिर बनी रेल, फिर रेल बनी, मुंबई से थाने तक पहली भारत की रेल चली। फिर रेल जब बनी, जब ट्रेन का आविष्कार हो गया, तब ट्रेन बन गई तो लोग किससे जाने लग गए, ट्रेनों से। अब अरुणाचल से बिहार जाने में कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। यानी मैं आपको समाकलन पढ़ा रहा हूँ, भूगोल समय के अनुसार कैसे चेंज होता है। इसमें 3 शब्द हमारे पास बार बार घूम रहे। एक तो समाकलन का मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग चेंज क्या आते हैं भूगोल में। दूसरा, भूगोल संश्लेषण करता है। तीसरा, भूगोल सभी विषयों को, प्राकृतिक और सामाजिक को साथ लेके चलता है। और चौथा, हम क्या कर रहे थे, भूगोल गत्यात्मक है, यानी गति करता है और आंकड़ों में बदलाव आ रहा है। देखो यहाँ आंकड़े 24 घंटे थे, अब हो गए 12 घंटे। दूरी वो की वही है। अरुणाचल से बिहार जाने में जो है 24 घंटे बस से लगते हैं, तो अब कितने लग रहे हैं, जब बस आ गई कितने लग रहे हैं, 12। लेकिन अब यात्रा किससे हो रही है, वायुयान से। अब क्या बन गया, एरोप्लेन बन गया। तो अब समय कितना लग रहा है, मात्र 2 घंटे। सोना बाबू से मिलके शाम को तो वापिस आ सकते हो। शाम को क्या, सुबह निकले और दोपहर का जो लंच होता है, या फिर दोपहर को निकले, इवनिंग का जो नाइट का जो लंच होता है, घर आके कर सकते हो आराम से। तो कितना शानदार अब व्यवस्थाएं बदल रही है। तो भूगोल के आंकड़े क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है भूगोल, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपके साथ हूँ पूरी साल। एक बार कनेक्ट हो जाइए आप और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप लेटे लेटे भी वीडियो देखेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है भूगोल, डरना नहीं है बिल्कुल भी। रटना तो कतई ही नहीं है आपको। सिंपल तरीके से, मस्त तरीके से, मनमौजी तरीके से भूगोल को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ समय के अकॉर्डिंग इस पॉइंट में कैसे चेंज हो रहा है। ये हिमालय पर्वत है, क्या है भाई, हिमालय। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक, यानी हर चीज को रोक देता है, अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। हम जानते हैं हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, और ये हमने किताबों में लिख दिया बहुत पहले कि हिमालय जो है भारत की रक्षा करता है।
अब इसका दूसरा पहलू नहीं देखा। यहां तक तो भूगोल ने संश्लेषण किया कि हमारे हिमालय जो है हमारे देश की रक्षा करता है, संश्लेषणात्मक अध्ययन था। लेकिन हिमालय जो है वो घातक भी हो सकता है, इसका अध्ययन किया ही नहीं। लेकिन गत्यात्मक तरीके से हमने अध्ययन दोबारा किया जब हमने देखा, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे, इस प्रकार की घाटियां होती, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, फिर ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में कुछ ये दर्रे होते हैं, इस प्रकार के दर्रे, ये घाटियां होती है, दो पहाड़ों के बीच में घाटी टाइप होती है। तो वहां से आक्रमणकारी आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, लूटने वाले, जिन्हें आक्रांता कहते हैं। क्या कहते हैं? लूटने वाला आक्रांता होता है, और आक्रमणकारी व्यापारी भी हो सकता है, और साम्राज्य विस्तार वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो दर्रे हैं जो मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को आमंत्रित करते हैं, यानी बुला लेते हैं। आक्रमणकारियों को कोई नहीं बुलाता, वैसे उन्हें खुद को ही लग जाता है कि वास्तव में वह धन है, वो धन बार बार उन्हें पुकारता है, तू आ और मुझे ले जा। तो आक्रमणकारी वे आक्रांताओं को सुविधा देते हैं। कौन? ये दर्रे। तो बताओ हिमालय अच्छा है या बुरा? हिमालय तो अच्छा ही है, बहुत बर्फीला क्षेत्र है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो अवरोधक है हमारे लिए, आज भी अवरोधक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे खतरा भी है हमें। तो बताओ समय के अकॉर्डिंग आंकड़े चेंज हुए कि नहीं हुए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मैदानी देशों या समुद्रों से कवच देशों में रक्षात्मक अंतर होता है। एक देश तो ऐसा है जिसके चारों तरफ यूं मैदान बने हुए हैं, ये पूरा मैदानी भाग है, और यहां पे ये देश है। एक देश ऐसा है समुद्र से कवच देशों में रक्षा करता है, चारों तरफ पानी पानी है यूं, और यहां पे देश है। समझ रहे हो बात को? एक देश तो यहां पे है और दूसरा यहां पे है। अब आप बताओ कि इसमें जो रक्षा है, जो सुरक्षा है, जिसे अच्छा माहौल फील होगा, वो कौन सा है? अब समुद्र से तो कोई भी दौड़ते हुए अचानक से तोप लेकर आया और तोप चला दी, लेकिन समुद्र से आने में मैदानी भाग में तो कोई भी तोप लेके आया, बफोर्स और राफेल जैसी मिसाइल उठा के लेके आ गया और आक्रमण कर दिया उस देश पर, तो वो देश बच ही नहीं पाएगा। तो मैदानी देश जो होते हैं वो रक्षा पूरी तरह से अपनी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, जिसके पास पावर है वो तो कहीं भी रक्षा कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, ऐसा भूगोल कहता है। समुद्रों से कवच देश जो होते हैं उनकी रक्षा अच्छे से होती है। जिसके चारों तरफ समुद्र होता है उसकी रक्षा बहुत अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र को पार करने में जो नाव है, जिसे हम नेविगेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको चलाने में खूब टाइम लगता है। तो जब तक संभल जाता है अगला देश, ठीक है। तो रक्षा के हिसाब से कवच। प्राचीन समय में जब राजा महाराजा किले भी बनाया करते थे ना, तो ऐसी जगह बनाते जहां दुश्मन आसानी से नहीं पहुंच सके। राजस्थान के अंदर एक रणथंभौर दुर्ग है, उसके चारों तरफ क्या है? झाड़ियां झाड़ियां हैं। अब झाड़ियों के अंदर कोई दुर्ग होता है ना, तो आराम से मतलब जो आक्रांता या दुश्मन जो होते हैं ना, वो आसानी से ढूंढ नहीं पाते दुर्ग किधर है। और जो दुर्ग के लोग होते हैं वो भी झाड़ियों में छुप जाते हैं, उन्हें तो एक्सपीरियंस होता है। अपने शिवाजी ऐसे ही युद्ध किया करते थे, शिवाजी झाड़ियों में छुप जाते हैं। शिवाजी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शिवाजी क्या हुआ, एक बार अंग्रेज जब आए थे तो शिवाजी उनसे सामना कर रहे थे, तो शिवाजी पेड़ के ऊपर छुप गए। अंग्रेज जैसे ही 3-4 जन आए तो शिवाजी बीच में कूद गए, तो अंग्रेज नहीं, रिवॉल्वर तानी ऊपर, बोले शूट कर दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने रिवॉल्वर तानी तो शिवाजी जो है वो मुस्कुराए, बोले इस खिलौने से तू मुझे कैसे डरा सकता है? तो उसने कहा कि खिलौने से मैं बिल्कुल तेरे को डरा सकता हूँ, क्योंकि इससे गोली निकलती है, तू मर भी सकता है। तो शिवाजी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। बोले देख, एक शिवाजी के साथ था, उस पर गोली चलाई। शिवाजी ने कहा यार बड़ा खतरनाक खिलौना है। शिवाजी ने इशारा किया, अपने जो साथी थे वो कूदे और उनसे सारी रिवॉल्वर छीन ली। 4, 5, 7, 8 जो गोलियाँ थी वो चलाई, गोलियाँ खत्म हो गई, बोले खिलौना खत्म। तो शिवाजी बड़े इंटरेस्टिंग मराठा योद्धा थे। शिवाजी की कहानियाँ बड़ी मस्त आन बान शौर्य और त्याग और बलिदान की प्रेरक होती है। तो हम ये देख रहे थे कि शिवाजी जैसे लोग इतने भोले भाले होते थे, टेक्नोलॉजी में बहुत कम होते थे। और भूगोल में हम देख रहे हैं कि एक दुर्ग जो होते हैं उसके चारों तरफ जो झाड़ियाँ होती है वो किस प्रकार से अपनी रक्षा करती है। जैसे हम बात कर रहे थे रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग जो है वो बिल्कुल बख्तर बंद है। एक अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। अबुल फजल जो है एक बार राजस्थान आए और उन्होंने रणथंभौर को देखा और जो वहाँ काम कर रहा था उसको बोला बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो खांच के लगाए, एक चाटा लगाया खींच के, बोले इसके क्या तुझे कपड़े वपड़े दिखाई दे रहे? बोले नहीं, ये बख्तर बंद है, यानी झाड़ियों से क्या है? बख्तर बंद। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर क्या है? बख्तर बंद। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो झाड़ियों से चारों तरफ जिसके झाड़ियां होती है, चारों तरफ जैसे राजस्थान के गागरोन दुर्ग जिससे चारों तरफ खाई खोद के पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि समुद्र पानी वाणी जिसके पास होता है उसकी रक्षा अच्छे से हो पाती है। और ये अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान में
क्या इंटरलिंक है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, कौन, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। तो इसको देखते हैं। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से अंतरपृष्ठ है, हम जान चुके हैं। भौतिक भूगोल क्या करती है, बनावट, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के ऊपर वनस्पति, पृथ्वी के ऊपर पहाड़, पृथ्वी के ऊपर नदियां, पृथ्वी के ऊपर झीलें, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या बना हुआ है, सब अध्ययन करती है कौन, भौतिक भूगोल, जो हम पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल सीधा सीधा आपको याद रखना है कि बनावट का अध्ययन करती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई देता है, ब्रह्मांड, सौरमंडल, आंतरिक संरचना पृथ्वी की, सब कुछ अध्ययन कौन करता है, भौतिक भूगोल। और मानव इस पे कैसे रहेगा, मानव इस पे कैसे जीविकोपार्जन करेगा, उसका अध्ययन हम अगले साल करेंगे मानव भूगोल में। सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से इंटरलिंक है, यानी भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के बगैर अध्ययन कर ही नहीं सकता। जैसे भौतिक भूगोल का कोई अध्ययन करने गया और उसे पता ही नहीं है जिस जगह वो पहुंचा वहां बड़ा खतरनाक और डेंजर एरिया है, शहर वहर चित्ते वित्त आ गए, वो बेचारा डरपोक आदमी है और वो कुछ अध्ययन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे प्राकृतिक विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र किस प्रकार का है। तो ये अंतरप्रश्न मतलब इनमें भी संबंध है। आगे देखिए, परंपरागत भौतिक भूगोल के तत्व मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, सामूहिक समुद्रिक विज्ञान है, वनस्पति, जीव आदि का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से है। यानी कि जितनी भी पर्यावरण विज्ञान में जैसे हम पढ़ते हैं मौसम की जानकारी, अब मौसम की जानकारी वैसे आजकल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है वो देता है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमें ये बताता है कि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो पोलर जो होता है वहां से जीआईएस छोड़ा जाता है। जीआईएस हमें क्या करता है, मॉडेम के माध्यम से, उसमें कंटेनर लगे रहते हैं, कंटेनर मॉडेम को सूचना देते हैं, मॉडेम जो है कंप्यूटर को सूचना देता है और फिर हमें सूचना मिलती है। तो मौसम की जो जानकारी हम किसका सपोर्ट लेकर कर रहे हैं, मौसम विज्ञान का। जल विज्ञान का सपोर्ट लेकर हम समुद्र और महासागरों को किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्राकृतिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान है, ये जल विज्ञान है। अब भौतिक भूगोल में ये कैसे सहायक हो रही है, हम समुद्रों का अध्ययन कर रहे हैं भौतिक भूगोल, हम जल विज्ञान को पढ़कर किसका अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक भूगोल का। इसके अलावा मिट्टी कैसी है, मृदा कैसी है, इसका अध्ययन भी हम किससे कर रहे हैं, भौतिक भूगोल में। सामुद्रिक यानी समुद्र कैसे हैं, वनस्पति कैसी है, किस स्थान पर कैसे जीव पाए जाते हैं, जीव विज्ञान से सीखकर हम किस में अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल में। भूगोल वेता का गणित एवं कला, रेखांकन, मानचित्र, खगोलीय स्थितियां, अक्षांश, देशांतर, गणित आदि में निपुण होना चाहिए। यानी हम सब भूगोल वेता है और भूगोल के साथ साथ हमें और क्या आना चाहिए ये हमें बता रहे हैं। भूगोल वेता जो भूगोल का अध्ययन करता है उसको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। बड़ी खतरनाक बात कह रही है, क्या आना चाहिए उसको, नॉर्मल आनी चाहिए, ज़्यादा ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप ऐसे जोड़ सको, इतना सेंटीमीटर बारिश यहाँ हो रही है, इतना सेंटीमीटर बारिश यहाँ हो रही है, इतनी जनसंख्या यहाँ की है, इतनी यहाँ की, इससे यहाँ की इतनी कितनी ज़्यादा है, बस इतना सा आंकड़ा आना चाहिए। नॉर्मल गणित है ना, इसमें आपको वो थीटा साइन वाइन अब कुछ नहीं पढ़ना है, घबराना मत। कई बच्चे 10 में हाथ जोड़ जोड़ के 10वीं में पास हुए, अब थीटा वीटा फिर आ जाए, ऐसा नहीं है। उसे कला का भी पता होना चाहिए, यानी उसका आर्ट्स भी ठीक ठाक होना चाहिए, ये तो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है, लेकिन आगे एक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के रूप में हमें बता रहे हैं। रेखांकन, उसको लाइनें वगैरह नक्शे वक्से बनाना, ये सब आना चाहिए। उसे मानचित्र का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मानचित्र 3 होते हैं, एक तो भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र और एक थेमेटिक मानचित्र, ये सारी जानकारी इसको होना चाहिए। खगोलीय, उसे मतलब खगोलीय यानी कि जितने खगोलीय पिंड है, सौरमंडल जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसका अध्ययन उसे करना चाहिए। पृथ्वी की स्थितियां, अक्षांश, देशांतर में, अक्षांश जो होती है वो आड़ी रेखाएं होती है पृथ्वी पर, यूं पृथ्वी का ग्लोब होता है, उस पर आड़ी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, और खड़ी रेखाएं जो क्या है, देशांतरी। मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, तो इनका ज्ञान भी इसको होना चाहिए। गणित आदि में इसको निपुण होना चाहिए। एक भूगोल वेता को ये सारी सब्जेक्ट आना बहुत ही जरूरी है, नॉर्मल तरीके से ना, ऐसे घबरा मत, पसीना आ गया, ठीक है। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान कैसे है, बिल्कुल है। भूगोल अध्ययन किसका करता है, समाज का करता है। भूगोल अध्ययन किसका करता है, प्रकृति का करता है। हमने आज देखा क्या है, हमने ये देखा कि भूगोल समाकलनात्मक विषय है, भूगोल समाकलन विषय है। समय के अकॉर्डिंग तथ्य चेंज होते थे, पहले जनसंख्या कम थी, फिर 10 साल बाद ज्यादा हो गई, तो समय के अकॉर्डिंग चेंज करा। फिर हमने देखा प्राकृतिक विज्ञान से कैसे टच है, बिना मृदा विज्ञान के मिट्टी का अध्ययन कर ही नहीं सकते भूगोल में, बिना जल विज्ञान के समुद्रों और महासागरों का अध्ययन हम कर ही नहीं सकते, और बिना वनस्पति के हम वनों का अध्ययन कर ही नहीं सकते भूगोल में। तो वनस्पति विज्ञान से, जो वनस्पति विज्ञान एक पर्यावरण विज्ञान है, उसका समझौता या फिर उसका संबंध किससे है, भौतिक भूगोल से। भौतिक भूगोल उससे इंटरलिंक है, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे कि अब ये कह रहा है समाज से कैसे इंटरलिंक है। पहले तो इसने बताया समाकलन कैसे, फिर इसने बताया भूगोल जो है वो एक तरीके से हम देखें
तो वास्तविक रूप से प्रकृति से कैसे टच है, प्रकृति विज्ञान से। अब लास्ट ये है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से कैसे टच है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, प्रत्येक विषय क्या होता है, एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है, जो उस जड़ की तरह विकास प्रक्रिया में स्पष्ट निभाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में एक प्राणी है मानव, और हम सब मानव है। हमारा अध्ययन करना है तो भौतिक भूगोल को किसको लेना पड़ेगा, मानव को, और वो बन जाएगा मानव भूगोल। तो भूगोल किसी न किसी प्रकार से मूल आधार मानती है, एक किसी चीज को उठाती है और उसकी विकास प्रक्रिया के बारे में भूमिका निभाते हुए उसकी जड़ तक जाती है और उसका अध्ययन कर देती है। भौगोलिक चिंतन समाज इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र सम्मिलित है। भूगोल चिंतन करता है। जैसे हमने एक व्यवहारवादी भूगोल होता है, कौन सा भूगोल होता है, व्यवहारवादी, वो मनोविज्ञान को साथ लेकर अपना अध्ययन करता है। तो बताओ उसका दर्शन कौन है, मनोविज्ञान। व्यवहारवादी भूगोल का दर्शन कौन हुआ, मनोविज्ञान। उसका मूल आधार कौन है, मनोविज्ञान। अपनी विकास प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा रहा है व्यवहारवादी भूगोल, मनोविज्ञान से, ठीक है। अपना चिंतन कैसे पूरा कर रहा है, मनोविज्ञान से, ठीक है। समाज इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में। समाज और इतिहास दो ऐसी चीजें हैं जो भूगोल को एक पहाड़ की तरह बना देते हैं, भूगोल को एक विशिष्ट बना देते हैं। आगे देखो, सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, जनसंख्या समाज में रहती है तो सामाजिक विज्ञान से क्या बन रहा है। अब जनसंख्या कोई अचानक से पूछे जनसंख्या का अध्ययन किस में करते हो, तो हम कहेंगे भूगोल में करते हैं, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन किस में कर रहे हैं, हम भूगोल में कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या जो है, जनसंख्या, लोगों की संख्या, लोगों की काउंटिंग, लोग कहाँ रह रहे, समाज में रह रहे। तो सामाजिक विज्ञान को साथ लेकर जनसंख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो भूगोल किस पर निर्भर है, सामाजिक विज्ञान पर। कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका आवास कहाँ है। कोई व्यक्ति उत्तर प्रवास कर रहा है, यहाँ से उठकर जा रहा है। देखो दो चीज होती है, एक तो होती है आप्रवास और एक होती है उत्तर प्रवास। ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। अब इस स्थान पर क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्या नहीं है भाई, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे ए शिक्षा है। क्या है यहाँ पे, ए शिक्षा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है एक स्थान पर, बेरोजगारी, ये बेरोजगारी, ठीक है। इस स्थान पर जो है चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं जो है वो बहुत कम है, ठीक है। ए शिक्षा है, बेरोजगारी है और चिकित्सा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा बिल्कुल ही नहीं है। तो व्यक्ति यहाँ से उड़ जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा, यहाँ से उठकर कहीं भी जाएगा तो उसको तो कहते हैं उत्तर प्रवास। उसको क्या कहते हैं, उत्तर प्रवास। और वो जहाँ जाएगा, जहाँ उसको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। उसको क्या मिलेगी भाई, शिक्षा मिलेगी उसको। वहाँ जाएगा जहाँ उसको रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। वहाँ जाएगा जहाँ उसे चिकित्सा की अच्छी सुविधा मिलेगी। किसकी सुविधा, चिकित्सा की अच्छी सुविधा मिलेगी, व्यक्ति वहां जाना पसंद करेगा। तो जहां से वो गया है वो तो उत्तर प्रवास है, लेकिन जहां वो आया है, आया मतलब आ और आ प्रवास, जो चीज उसे धकेल रही थी वो तो है प्रतिकर्ष। यानी उत्तर प्रवास और प्रतिकर्ष दोनों एक है। बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रवास ही प्रतिकर्ष होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जहां वो आया है वो आप्रवास है, और उस स्थान से उसको अपनी ओर खींचा है, अपनी ओर आकर्षित किया है, तो उसको अपकर्ष भी कहते हैं। तो ये दोनों इंटरलिंक है और ये दोनों इंटरलिंक है। यानी उत्तर प्रवास ही प्रतिकर्ष है और आप्रवास ही अपकर्ष है। अपकर्ष और आप्रवास वो होता है जो व्यक्ति को इन्वाइट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा दिखाते हैं जैसे व्यक्ति दौड़ा चला जाता है कि हाँ भाई ठीक है, बस अब तो सेट है मामला। तो ये क्या है, अपकर्ष और आप्रवास। उत्तर प्रवास और प्रतिकर्ष क्या है, गंदा टाइप का मामला है, यहाँ नहीं आना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उत्तर प्रवास और अपकर्ष जो होते हैं, उत्तर प्रवास और प्रतिकर्ष जो होते हैं वो व्यक्ति को धकेलते हैं। रोजगार आदि विषय भूगोल से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। ये सब विषय समाज के हैं, समाज में व्यक्ति आता है, समाज में ही जाता है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये हम देखेंगे। अब थोड़ा बेसिक चीजें मैंने दी। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन कितना हुआ, जैसे ये मार्कर है, इसका कितना उत्पादन हुआ, इसका विवरण पढ़ते हैं, और विनिमय ने कितना बिका और इसका उपयोग कितना हो पाया है, आदि हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इतिहास में हम क्या देखते हैं, समय देखते हैं, स्थान देखते हैं, घटना देखते हैं। समय 2010, स्थान कोई भी स्थान ले लेते हैं हम, यूपी। घटना, दो व्यक्ति लड़े, एक का सर फूट गया, घटना। तो इसमें एक स्थान का भी नाम आ रहा है, समय का भी नाम आ रहा है, घटना का भी आ रहा है, और चीज किसकी है, इतिहास की है। लेकिन इसका अध्ययन किसमें करते हैं हम, इन तत्वों को साथ लेकर ऐतिहासिक दृष्टि से भूगोल में अध्ययन करते हैं इसका। और इतिहास में तो होता ही, अर्थशास्त्र की इन चीजों को लेकर हम किस में अध्ययन करते हैं,
भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया क्योंकि आगे 12th में ये चीज़ें दोनों आने वाली है, तो आपको अभी से समझ में आ जाए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि भूगोल समाकलन विषय कैसे है, भूगोल कैसे अपने आप को प्राकृतिक विज्ञान से समझौता करके एक विशिष्ट विषय बना पाया, भूगोल कैसे सामाजिक विज्ञान से अपनी जो है संश्लेषित रूप से और गत्यात्मक तरीके से संबंध बना के रखता है। तो ये तीनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको भेजें जो आपके साथ पढ़ते हैं। यह आपका दायित्व है, यह आपकी ड्यूटी है गुरु दक्षिणा के रूप में कि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, क्योंकि भूगोल को हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस साल हम भौतिक भूगोल जो आपके क्लास 11th में चलती है उसको बहुत अच्छे से हम करेंगे। तो अगले साल 12th में जाते ही वहाँ मानव भूगोल की मूल सिद्धांत किताब चलती है, उसको यूँ हम चुटकियों में हल कर देंगे। और समय मिले तो 1-2 वीडियो 12th का भी देख लिया करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है। भूगोल थोड़ी बदलेगा, भूगोल के तथ्य बदलेंगे, भूगोल के आंकड़े बदलेंगे, समझ गए। तो आज हमने इन सारी चीज़ों को देखा और समझा कि वास्तविक रूप से भूगोल किस किस विषय से क्या संबंध रखता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से सुना और अच्छे से समझा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम भूगोल जो है उसकी शाखाएँ और किस किस विज्ञानों से कौन कौन से सब्जेक्ट से भूगोल किस प्रकार टच है ये हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।